वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपको पता होना चाहिए कि संसद में विमेन रिजर्वेशन बिल आया था जो कि अब एक्ट बन चुका है ना, और वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था और ये 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है। तो याद रखिएगा, अभी तक जब से संविधान हमारा बना है तो 106 बार संविधान में क्या हो चुका है, संशोधन हो चुका है। तो सवाल ये बनता है कि संविधान में जो संशोधन होता है वो किस प्रकार से होता है, उसका प्रक्रिया क्या है, उसको हम लोग समझेंगे। अभी जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है वो विमेन रिजर्वेशन बिल है ना, जो आया था संसद पार्लियामेंट में, ये एक बेहतर कदम है गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे पार्लियामेंट में मतलब लोकसभा में और राज्य के विधानसभा में विमेन को 1/3 सीट क्या किया जाएगा, विमेन के लिए रिजर्व किया जाएगा। और भी पहले ये होना चाहिए, लेकिन बहुत लेट हम लोग इसमें कर दिए। अब इसको लागू कब किया जाएगा ये भी एक अपने आप में सवाल बनता है। शायद क्या श्योर बोलिए, इस इलेक्शन जो 2024 का इलेक्शन होने वाला है लोकसभा, इसमें वुमेन रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला। तो नेक्स्ट इलेक्शन जब होगा तो उसमें मतलब 2029 हो सकता है, उस टाइम में है ना वुमेन रिजर्वेशन मिले। तो जब होगा तो हम लोग उस पर देखेंगे। तो सवाल ये बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका पूरा प्रक्रिया को हम लोग आज समझते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में सवाल बन सकता है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, है ना। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग संविधान संशोधन विधेयक। बिल को हिंदी में क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं, है ना। तो कोई भी संविधान में संशोधन होता है, कभी भी संविधान में संशोधन होता है, उसका प्रक्रिया क्या होता है, ये आज हम लोग अपने क्लास में पूरा समझेंगे। और प्रोसेस जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का, वो 3 तरीका का होता है। आमूमन लोग एक ही तरीका का पढ़ते हैं, बहुत सारे किताबों में भी एक ही तरीका का दिया हुआ, लेकिन मैं आपको तीनों तरीका बता दूंगा, पूरी डिटेल में बता दूंगा कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन है वो छूटे नहीं। एक तो एक क्लास में कभी आगे करवाऊंगा आपको, वो होगा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कि पहला अमेंडमेंट से लेकर के अभी 106 अमेंडमेंट तक जितना इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है, और खास करके लास्ट 5 अमेंडमेंट भी, ये सारा अमेंडमेंट का क्लास हम लोग एक दिन करेंगे, जिसमें मैं सारा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आपको करवा दूंगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आज पहले हम लोग प्रोसेस को समझ लेंगे, फिर कभी अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट को क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलिए, पहला चीज तो आप ये समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होता है ये कौन सा बिल होता है। तो जब भी संविधान में कोई संशोधन करने की आवश्यकता होती है, जब भी लगता है कि संविधान में कुछ बदलाव होना चाहिए, उसके लिए जो हमारे सांसद बिल लाते हैं, उस बिल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। बिल मतलब एक प्रस्ताव हुआ, कानून बनाने के लिए से पहले एक प्रस्ताव जो पेश किया जाता है उसी को बिल कहते हैं। तो पहले बिल बनता है कि पहले एक्ट बनता है, पहले बिल बनता है फिर एक्ट होता है ना। कोई भी जो भी बिल होता है, जैसे कोई भी बिल है, मान लो लोकसभा में गया, लोकसभा से फिर कहाँ जाएगा, राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के पास जब ये प्रेसिडेंट इसमें क्या कर देते, अपना साइन कर देते, तो बिल से क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। वैसे अगर कोई बिल राज्यसभा में आया तो राज्यसभा से पास होकर लोकसभा, लोकसभा से पास होकर फिर वो प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट के पास वो तभी जाएगा जब ये दोनों हाउस से पास हो जाएगा। तो ऐसा मत समझिएगा कि बिल सिर्फ लोकसभा में ही पेश होता है। बहुत सारा बिल ऐसा है जो दोनों हाउस से पेश होता है, कुछ बिल ऐसा है जो कि लोकसभा में केवल पेश होता है। आपको बताना उसका नाम कि कौन सा ऐसा बिल है जो केवल और केवल लोकसभा में पेश होता है। आप कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। मतलब पहला पेश होता है लोकसभा में, आपको क्या देना है कि कौन सा ऐसा बिल है जो केवल और केवल लोकसभा भी पेश कर सकता है, राज्यसभा उसको पेश नहीं कर सकता है ना। मैं प्रेजेंट करने की बात कर रहा हूं। तो चलिए, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल किस हाउस में प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी हाउस संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अगर स्टेटमेंट आए ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है तो गलत हो जाएगा, ये केवल राज्यसभा में प्रस्तुत होता है गलत हो जाएगा, यह दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। तो पहला चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा किसी भी हाउस में पेश हो सकता है। यहां तक क्लियर है। अब सवाल यह बनता है, क्या राज्यों को यह अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर सके।
तो मेरा जवाब है कि राज्यों को यह अधिकार स्टार्टिंग में नहीं दिया गया, लेकिन हाँ ये चीज जरूर है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ऐसा होता है जो राज्य में भी जाता है, लेकिन राज्य मतलब उसमें शुरुआत नहीं कर सकता। राज्य कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ला नहीं सकता। केंद्र का ही बिल राज्य में जरूर जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि तीनों प्रोसेस समझना जरूरी है, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला चीज तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का अधिकार पार्लियामेंट को ही है। मतलब शुरुआत हमेशा कौन करेगा? पार्लियामेंट। कौन हाउस? तो कोई भी हाउस, लोकसभा या फिर राज्यसभा। राज्य का विधानमंडल जो है, जो स्टेट लेजिस्लेचर, वो शुरुआत नहीं कर सकता। जो विधानसभा है वो शुरुआत नहीं कर सकता। शुरुआत हमेशा कौन करेगा? पार्लियामेंट। ये क्लियर है? जैसे ऑर्डिनरी बिल जो होता है, जो साधारण विधेयक होता है, वो केंद्र सरकार भी लाता है अपना अलग, राज्य सरकार भी अपना अलग लाता है, लेकिन हम लोग बात करें साधारण विधेयक का नहीं, हम लोग बात करें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए अब इसका हम लोग प्रोसेस समझते हैं, ये किस प्रोसेस से यहाँ पे क्या होता है? पास होता है। तो चलिए जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं तीनों प्रोसेस आपको बताता हूँ। तीन प्रोसेस क्या क्या है? तीन तरीका का कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है। ये बिल मैंने जैसे आपको बताया हमेशा पेश होगा कहाँ पे? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा दो हाउस। एक बात याद रखिएगा, अगर बिल लोकसभा में आता है तो लोकसभा को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे फर्स्ट हाउस। समझ पा रहे बात? अगर लोकसभा में बिल आएगा तो लोकसभा क्या हो जाएगा? फर्स्ट हाउस। तो आप बताइए, अगर लोकसभा फर्स्ट हाउस होगा तो राज्यसभा क्या होगा? राज्यसभा सेकंड हाउस होगा। क्लियर है चीज? अगर बिल राज्यसभा में पहले आता है तो राज्यसभा हो जाएगा क्या? फर्स्ट हाउस, और लोकसभा हो जाएगा सेकंड हाउस। ये चीज समझ में आ रहा? तो बिल जब भी आप देखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस। तो एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में फर्स्ट हाउस कौन होगा? तो कौन होगा आप बताइए? तो कोई भी हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाउस कोई भी हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट हाउस कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप इतना ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब यहाँ पे लिख रहे हैं, बस मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि लोकसभा यहाँ पे आप फर्स्ट हाउस मान के चलो। लोकसभा फर्स्ट हाउस है तो सेकंड हाउस क्या हो जाएगा? सेकंड हाउस कौन हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन राज्यसभा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसको आप फैक्ट मान लेना कि लोकसभा ही फर्स्ट हाउस होता है। कोई भी फर्स्ट हाउस हो सकता है ना? फर्स्ट हाउस मतलब जहाँ पे जिस हाउस में बिल प्रेजेंट किया जाता है। अब देखो यहाँ पे इस दोनों हाउस से स्पेशल मेजॉरिटी से बिल को पास करना होता है। स्पेशल मेजॉरिटी से, है ना? किससे? स्पेशल मेजॉरिटी। अगर आपने मेजॉरिटी आपको समझ में नहीं आता है, आपको प्रॉब्लम आता है, तो आप जाना प्लेलिस्ट में, वहाँ पे पॉलिटी में जाना, वहाँ पे आपको पूजा मैम का मेजॉरिटी वाला क्लास मिल जाएगा। तो उसको आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आता है स्पेशल क्या होता है, सिंपल क्या होता है, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में बहुत अच्छा उन्होंने क्लास लिया। तो चलिए, तो आप समझना, ये पार्लियामेंट के दोनों सदन से पास होता है स्पेशल मेजॉरिटी। अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ कुछ, बस लिख रहा हूँ, बस थोड़ा समझते चलना। दूसरा जो प्रोसेस है, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, सिंपल मेजॉरिटी। देखो दोनों में क्या अंतर है? पहला चीज तो वही है, पार्लियामेंट ही पेश कर रहा है, लेकिन यहां स्पेशल मैंने लिखा, यहां पे क्या लिखा? सिंपल। ओके, तीसरा आ जाओ। तीसरा भी पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, किस मेजॉरिटी? स्पेशल, स्पेशल मेजॉरिटी। इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? विधान सभा। विधानसभा, ये मैं बताता हूं थोड़ी देर में आपको। देखो अब समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया, ये तीन मैंने लिख दिया प्रोसेस। अभी मैंने कुछ समझाया नहीं, बस मैं बता रहा हूं। अब आपको यहां से समझना है सारा चीज अच्छे से। देखिए तीनों में आपको कॉमन क्या दिखा? तो तीनों में आपको कॉमन ये दिख रहा है कि तीनों का शुरुआत कौन कर रहा है? पार्लियामेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि राज्य सरकार इसका शुरुआत नहीं कर सकता। इसको जब भी ये बिल जो भी लाएगा वो कौन लाएगा? पार्लियामेंट लाएगा। कौन हाउस लाएगा आप बताइए? लोकसभा या राज्यसभा? एनी हाउस। पहला कंडीशन, तीसरा कंडीशन और ये दूसरा कंडीशन। तो पहले हम लोग पहला और तीसरा को समझेंगे, फिर मैं आता हूं ये दूसरा वाला कंडीशन पे। तो पहला कंडीशन क्या समझिए, ऐसा कोई बिल जो कि केंद्र से जुड़ा हो, जिसमें राज्य की जरूरत ना हो,
जैसे फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। क्या आपको पता है क्या बिहार सरकार, झारखंड सरकार, यूपी सरकार ये क्या हमें मौलिक अधिकार दे सकता है? नहीं दे सकता है। क्या हमारा मौलिक अधिकार छीन सकता है? नहीं छीन सकता है। मतलब मौलिक अधिकार जो हमारा है उसमें संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, मतलब पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होता है। ये राइट राज्यों को नहीं दिया गया। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है इस पर जो भी कानून बनेगा वो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। यहां तक क्लियर है? इसका मतलब फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाएगा उसमें राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। तो समझिएगा, एक तो फंडामेंटल राइट, एक एग्जांपल आप डीपीएसपी का ले सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कभी मैं पढ़ाऊंगा आपको फंडामेंटल राइट क्या होता है डीपीएसपी, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब मान लीजिए कोई ऐसा विषय, मैं आपको एग्जांपल यही दे रहा हूं, ऐसा विषय जिसमें राज्य की अनुमति की आवश्यकता ना हो, वैसा विषय पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के पास सिर्फ पावर होता है, केंद्र के पास सिर्फ पावर होता है। पार्लियामेंट उस विषय पे क्या कर सकता है? अमेंडमेंट कर सकता है। और ऐसा अगर कोई बिल आता है तो दोनों हाउस से स्पेशल मेजॉरिटी से क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा। स्पेशल मेजॉरिटी को इंग्लिश हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत, है ना। तो 2/3 बहुमत इसमें लग जाता है। तो विशेष बहुमत से क्या करना पड़ता है ना, प्रेजेंट और 2/3, आप पढ़िएगा मेजॉरिटी क्लास समझ में आ जाएगा। तो विशेष बहुमत से इसको क्या करना पड़ता है? पास करना पड़ता है। और अगर ये पास हो जाता है, राष्ट्रपति का साइन हो जाता है, तो इसमें एक क्या कर दिया जाता है? अमेंडमेंट नंबर दिया जाता है। याद रखिएगा, इस तरीके से अगर अमेंडमेंट होता है कि ऐसा विषय जो केवल केंद्र से जुड़ा हो, केंद्र ही इसमें संशोधन कर सकता है, उसमें क्या करना पड़ेगा? स्पेशल मेजॉरिटी से होगा और उसमें अमेंडमेंट नंबर दिया जाता है। जैसे अभी 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, जिस साल राष्ट्रपति साइन करेंगे उस ईयर लिख देंगे। जैसा अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा हुआ है? 106, जो अभी मैंने आपको बताया, वुमेन रिजर्वेशन। तो आप समझना, जब पहली बार अमेंडमेंट हुआ था उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, है ना। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, अब कितना हो गया? 106। 106। तो ये नंबर जो दिया जाता है ये सीक्वेंस में। अब अगला अमेंडमेंट जब भी होगा उसका नंबर हम लोग क्या देंगे? 107। चाहे आज हो, 1 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, कभी भी हो, वहां पे हम लोग नंबर क्या देंगे? 107। फिर उसके बाद 108। तो नंबर हम लोग सीक्वेंस से देते हैं। यहां तक क्लियर? अब समझना, यहां तो आपको ये समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कौन सा है ना। तो आप ये ध्यान रखना, ऐसा विषय जो केंद्र से जुड़ा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल किस आर्टिकल में आता है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 368। ये भी फैक्ट बहुत पूछता है। एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, एक तो आर्टिकल आपसे पूछेगा किस आर्टिकल में आता है, एक पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है ये हम लोग कहाँ से अडॉप्ट किए। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम लोग कहाँ से अडॉप्ट किए? साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किए। ठीक है, कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। तो ये भी सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। याद रखिए, टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से हम लोग लिए। तो और ये किस आर्टिकल में आता है? 368 में आता है। तो यहाँ तक क्लियर? अब समझिएगा, ऐसा कोई विषय जो केंद्र के साथ साथ राज्यों से भी जुड़ा हो, समझ पा रहे? ऐसा कोई विषय जो केंद्र के साथ साथ राज्यों से भी जुड़ा हो, मतलब राज्य की भी अनुमति की आवश्यकता हो। मैं थर्ड में आता हूं, है ना। तो वैसा उस कंडीशन में राज्य से भी आपको क्या करना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा। ऐसा कौन सा विषय हो सकता है? चलिए मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जीएसटी। जीएसटी आपने सुना होगा। तो जीएसटी क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म हम लोग किए थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीएसटी जो हम लोग जो बिल लाए थे, जब जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाए थे, तो जीएसटी क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म था। आपको पता है कि 2 तरह का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। तो आप समझना, इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये लेने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है कि राज्य सरकार के पास है? दोनों के पास है। केंद्र सरकार भी लेगा और राज्य सरकार भी लेगा। अब समझिएगा, टैक्स में हम कोई थोड़ा बहुत अमेंडमेंट नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत कुछ चेंज नहीं कर रहे रूल एंड रेगुलेशन में। हम लोग क्या कर दे रहे? पूरा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को ही बदल रहे। जितना इनडायरेक्ट टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स जो वैट है ना, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब तमाम जितना टैक्स था सारा को हम लोग क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। याद रखिएगा, अभी पूर्णतः ये भी हर जगह से समाप्त नहीं हुआ, लेकिन जहां जहां जीएसटी लागू है वहां पे ये सारा टैक्स क्या हो गया? समाप्त हो गया। कुछ कुछ जगह है जहां पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगता है, जहां पे अभी भी वैट लगता है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, जैसे ओपीएम, है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। तो आप समझ, ये सब जगह पे अभी भी ये लगता है ये टैक्स, जो टैक्स, लेकिन अधिकांश जगह से सारा इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब एक चीज समझिएगा, हम लोग पूरा इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म कर रहे हैं।
तो अगर इस तरीके का अगर हम लोग कोई बिल लाते हैं तो आपको राज्य से भी अनुमति लेना पड़ेगा ना, क्योंकि राज्य सरकार भी तो टैक्स ले रहा है ना, बिहार सरकार भी टैक्स ले रहा है, झारखंड भी टैक्स ले रहा है, यूपी भी टैक्स ले रहा है, राज्य सरकार भी टैक्स ले रहा है। तो अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स में पूर्णतः रिफॉर्म कर दीजिएगा तो आपको राज्य से पूछना पड़ेगा कि ये सही है या गलत। तो ऐसा कोई अमेंडमेंट, याद रखिएगा स्टूडेंट, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो केंद्र के साथ साथ राज्यों से भी जुड़ा हो, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको पार्लियामेंट से तो पास करना ही पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी से। उसके बाद राज्य के विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में भी वो बिल जाएगा और टोटल जितना लेजिस्लेटिव असेंबली होगा सबके यहां ये बिल जाएगा। जैसे वर्तमान में कितना लेजिस्लेटिव असेंबली है, 31 है, 31 है, 28 स्टेट है एंड 3 कौन है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, यूटी में, दिल्ली में, जम्मू एंड कश्मीर में और पुदुचेरी में। 3 जगह पे क्या है, यूटी है। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर का भी डिसॉल्व हो अलग बात है, लेकिन 3 जगह पे है और यूटी में। तो टोटल कितना होगा, 31, मतलब 31 जगह पे ऐसा टाइप का बिल को क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। और याद रखिएगा स्टूडेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली से इसको सिंपल मेजॉरिटी से क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। कौन सा मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। कितना लेजिस्लेटिव असेंबली, तो याद रखना हाफ, आधा, याद रखना ये चीज। मतलब इसका मैं प्रोसेस बता रहा हूं। देखो, ऐसा कोई बिल जो केंद्र और राज्य दोनों से जुड़ा हो, क्या होगा, पार्लियामेंट के पास आएगा, पार्लियामेंट दोनों हाउस से पास करेगा स्पेशल मेजॉरिटी से। उसके बाद कहां चल जाएगा, राज्यों के विधानसभा में। और जब विधानसभा में जाएगा तो आधा विधानसभा, जितना भी टोटल विधानसभा उस समय होगा, टोटल का आधा से ज्यादा नहीं, याद रखिएगा 50% +1 नहीं, 50%, आधा विधानसभा अपने यहां से सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दे तो फिर ये पास माना जाएगा। अब ये चला जाएगा कहां, राष्ट्रपति के पास। याद रखिएगा, इस टाइप का बिल लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास नहीं जाता। इस टाइप का बिल लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा से पास होने के बाद फिर वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। याद रखिएगा, विधान परिषद का यहां कोई रोल नहीं होता है। जिस राज्य में विधान परिषद भी है, जहां बाई कैमरल है व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था है, वहां पे दूसरा सदन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको बोलते हैं हम लोग, विधान परिषद जिसको बोलते हैं, वहां पे वो नहीं जाता। कहां पे जाता, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाता। याद क्लियर। अब समझिएगा, यहां से मैंने क्या बोला कि जितना टोटल हिंदुस्तान में रहेगा लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका आधा उसको सिंपल मेजॉरिटी से क्या करते हैं, पास करते हैं। और अगर ये पास कर देगा फिर कहां चल जाएगा, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति का जब इसमें साइन हो जाएगा तो इसमें भी एक क्या करते हैं हम लोग, अमेंडमेंट नंबर देते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, अमेंडमेंट नंबर देते हैं। यहां तक क्लियर है। तो ये 2 आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं क्विक रिवीजन कराऊं आपको। पहला क्या है, ऐसा विषय जो केवल केंद्र से जुड़ा हो, वहां पे हम लोग इस तरीके से अमेंडमेंट करते हैं जहां पे राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ऐसा कोई विषय जो केंद्र और राज्य दोनों से है ना, इसलिए देखिए जीएसटी, तो जीएसटी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर बताइए कौन सा था, इजी इसको याद करना, 101 है ना। ये कौन सा अमेंडमेंट था, 101, 101वां है ना। पंडित जी का दक्षिणा होता है 101, ऐसे याद रखिएगा। और जीएसटी टैक्स पैसे से जुड़ा हुआ है, तो 101वां संशोधन 2016 है ना, 2016 2017 से फिर उसको लागू कर दिया गया था। तो ये क्लियर है ये चीज। अब सवाल बनता है कि ये फिर क्या है, यहां पे सिंपल मेजॉरिटी मैंने लिखा। अब देखिएगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत कठोर भी है, वो बहुत लचीला भी है। मतलब क्या है, बहुत सरल तरीके से भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा विषय, ये आप अपवाद कह सकते हैं इसको, है ना, ये आप एक्सेप्शन कह सकते हैं। कुछ ऐसा विषय जिसको अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं हो, वैसा विषय को यहां पे हम लोग रखें। मतलब बहुत साधारण तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। उसके लिए ज्यादा माथा पीछे, मतलब बहुत कठोर, हर ऐसा नहीं कि सारा संविधान संशोधन हम लोग कठोर व्यवस्था रखें। जैसे यहां पे इस प्रोसेस में कौन कौन से विषय पर आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, जैसे राज्यों का नाम में बदलाव। याद रखिएगा, स्टेट का जब नाम चेंज होता है वो इसी प्रोसेस से होता है। पार्लियामेंट लाएगा, दोनों हाउस से पास होगा, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल तो थोड़ा टफ है, ये साधारण बहुमत है ना। सिंपल मेजॉरिटी की हिंदी में बोलते हैं क्या, साधारण बहुमत, है ना। साधारण बहुमत से इसको पारित किया जाएगा। और अगर ये साधारण बहुमत से पारित हो जाता है ना, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो एक्ट बन जाएगा। इजी है इसमें। तो मैंने आपको क्या बताया, राज्य का नाम चेंज, राज्य का बाउंड्री में चेंजिंग, अगर उसका ज्योग्राफिकल बाउंड्री, उसका सीमा में परिवर्तन करेंगे। जैसे आप समझना
बिहार से कटकर झारखंड बना, यूपी से उत्तराखंड बना, है ना, एमपी से छत्तीसगढ़ बना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। तो ये सब जो राज्य नया बन रहा है, क्या इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर आपने पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये इस प्रोसेस से होता है। और याद रखिएगा, इस प्रोसेस से जब अमेंडमेंट हो जाएगा, तो मैंने अभी आपको बताया इसमें हम लोग अमेंडमेंट नंबर देते हैं कि नहीं? नहीं देते। तो याद रखिएगा, इस प्रोसेस में हम लोग अमेंडमेंट नंबर नहीं देते हैं। तो ये क्लियर है। तो इस तरह का विधान परिषद को बनाना है, इसी प्रोसेस से होगा। राज्य का नाम चेंज करना इसी प्रोसेस से, बाउंड्री में चेंजिंग करना इसी प्रोसेस से, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जज कितने होंगे उसमें बदलाव करना इसी प्रोसेस। इसमें कोई अमेंडमेंट नंबर नहीं दिया जाता है। इसलिए कुछ संशोधन ऐसा भी होता है जिसमें संशोधन संख्या नहीं दी जाती। ये क्लियर हो गया होगा। तो ये 3 तरीका का, है ना, अमेंडमेंट होता है। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सेशन नहीं होता है, संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक वर्तमान में 106 अमेंडमेंट तक हो चुका है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।